तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के इस धमाकेदार पावर पैक सेशन के अंदर हम डिटेल के अंदर कवर करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जो कि हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि हम डेली रोजाना क्या कर रहे हैं, यहां पर डिस्कस कर रहे हैं उन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। जी हाँ, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर हम यहां पर क्वेश्चंस तो ले रहे हैं, पर उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होता है इससे भी डिटेल के अंदर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सिर्फ यहां पर आपको क्वेश्चंस ही नहीं मिलने वाले हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और 50 क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, वो सारी की सारी कवायद जो है वो हम यहां पर डेली बिना रुके बिना थके रोजाना आपके लिए इस चैनल के ऊपर कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ में इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, बता दीजिए सबको कि शुरुआत हो चुकी है आज के सेशन की। और वादा है मेरा आपसे कि एक बार अगर आपने ढंग से इन क्लासेस को डेली कर लिया तो इसके बाद में इस बार आपका जो भी आप एग्जाम देंगे लॉ का, जुडिशरी का, उसके अंदर एकदम पूरे रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस से आप इस बार जीके जीएस जो है इससे अटेंड करने वाले हैं। इस बार कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप रहेगा अगर आप इन क्लासेस को कर लेते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम के अंदर भी देखने को मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखने और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि इतने में से इतने आपके सही हुए। चाहे एक हो चाहे दो हो, मैं कमेंट्स देखता रहता हूं रोजाना क्लासेस के, तो उसके अंदर जो है कहा जा रहा है कि 4 सही हो रहे, 5 सही हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर सीखने को आए हैं तो चाहे कितना भी स्कोर हो, स्कोर जरूर लिखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने यहां पर, हाल की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? Which state in India has the highest number of vultures according to the recent census? ऑप्शन है हमारे पास में यहां पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए, इसका सही जवाब की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा यहां पर इसका सही जवाब। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम विस्तार से जाने दोस्तों, तो मध्य प्रदेश जो है वो बन चुका है वो राज्य जहां पर पूरे भारत के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स देखने को मिलते हैं। ये रिसेंट जो है सेंसस कंडक्ट की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसके ये बताया गया है कि जो वल्चर पॉपुलेशन है, जो गिद्धों की संख्या है, वो 12,981 पहुंच चुकी है। वहीं पर अब हम गिद्ध की बात करें तो कई तरीके के गिद्ध जो है वो भारत के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ एक श्रेणी यहां पर नहीं है। वल्चर्स ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो ये देखिए ऑफिशियली इसे जो है बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं स्लेंडर बिल्ड वल्चर। तो देखिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का ये जो है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में व्हाइट रम्ड वल्चर, ये भी देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। फिर यहाँ पर इंडियन वल्चर जिप्सस इंडिकस, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। देखिए सारे जो वल्चर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी क्वालिटीज जो है वो डिफरेंट है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इमेज इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर आता है बियर्डेड वल्चर। देखो इसकी इसे कहा जा रहा है ये बियर्डेड वल्चर है, ये नियर थ्रेटन्ड है। एक एक चीज को मैं आपको जूम करके हर एक फोटोग्राफ दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप कोई भी चीज भूलो नहीं। फिर देखिए ये रेड हेडेड वल्चर, ये भी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। फिर आपका गिफ्रॉन वल्चर, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी, मतलब अभी तक इसकी संख्या ठीक ठाक है। फिर ये आ गया एंडेंजर्ड, ये है इजिप्टियन वल्चर। फिर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है हिमालयन ग्रिफॉन, ये है जिप्सस हिमालयंस, ये भी नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर आ रहा है दोस्तों। फिर आपके यहाँ पर एक और आ जाता है सिनेरस वल्चर जो कि नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंडर है। टोटल कितने टाइप के वल्चर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? 1 2 3 3 3 6 और 9, टोटल कितने हो गए? 9 तरीके के जो है वो क्या मिलते हैं हमारे देश के अंदर, गिद्ध जो है वो पाए जाते हैं। राइट, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। वल्चर्स वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक संख्या के अंदर क्या है, वल्चर्स पाए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं दोस्तों। फरवरी 2025 में सिटी बैंक पर आरबीआई के जुर्माने का क्या कारण था? इकोनॉमी से रिलेटेड
नेगेटिव न्यूज़ तो है ना, वो एग्जामिनर की फेवरेट होती जा रही है आजकल। तो यहाँ पर हमें भी एक भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर कवर करते चलेंगे। तो देखिए क्या है, फरवरी 2025 में सिटी बैंक पर आरबीआई के जुर्माने का क्या कारण था? केवाईसी मानदंडों का अनुपालन न करना, नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी नॉर्म्स, वायलेशन रिलेटेड टू लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, अनऑथराइज्ड फॉरेन ट्रांजैक्शन, मिसमैनेजमेंट ऑफ कस्टमर अकाउंट्स। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के कारण से आरबीआई ने सिटी बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया था। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और जानते हैं दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 39 लाख रुपीस की सिटी बैंक के ऊपर एक पेनल्टी लगाई थी ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क डायरेक्शंस एंड डिलेज इन फर्निशिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू सीआईसी। एडिशनली जो जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है, इनके ऊपर भी फाइन्स लगाई गई थी। मतलब ऐसा एकमात्र बैंक नहीं था सिटी बैंक, इसके साथ में और भी जो एंटिटीज है जिसके अंदर आपके जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड हो गया, आपके आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड हो गया, इनको भी नॉन कंप्लायंस के कारण से इनके ऊपर भी जो है वो लगाई गई थी। तो सिटी बैंक जो एक फॉरेन बैंक है, ध्यान में रहेगी आपको। आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, ये कमेंट करके बताओ मुझे। हु इज करंट आरबीआई गवर्नर? आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर साहब है, उनके ऊपर हम आज प्रश्न करेंगे। 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे और अब आरबीआई के गवर्नर से रिटायर होने के बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रू बन गए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के। हाँ, सही समझे आप। क्वेश्चन हम करेंगे इनके ऊपर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? ये पूसा कृषि विज्ञान मेला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि डिटेल के अंदर हमने किया है इसको डिस्कस। तो हमारी लिंकिंग ऐप के ऊपर क्लासेस हो रही है डेली, उसके अंदर। नाउ व्हाट इज लिंकिंग ऐप वाली क्लासेस? देखिए, लिंकिंग लॉस का जो हमारा ऐप है लिंकिंग ऐप, इसके ऊपर जो जुडिशरी रेगुलर बैच और जो ऑनलाइन हाइब्रिड बैच चल रहा है, इन दोनों के अंदर ही रोजाना मेरी जो है वो जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास हो रही है। और इन क्लास के अंदर हम ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के अंदर अगर आपको टॉपिक से, करंट अफेयर के टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, जिससे कि आपके मार्क्स जो है वो और अच्छे आ जाए। साथ ही उस टॉपिक के ऊपर अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपको क्या आंसर देने से वहां पर मार्क्स अच्छे आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये सारी की सारी चीजें विद पीडीएफ नोट्स, जी हाँ, जो है, और ये एकदम डायग्लॉट क्लासेस रहती है हमारी। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको हमारी इस एक क्लास के अंदर मिलने वाली है। देखो, YouTube के ऊपर हम यहाँ पर MCQs को डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ में MCQ से रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। लिंकिंग ऐप वाली क्लास जो है, इसके ऊपर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करते चल रहे हैं। तो आप ऐप वाली क्लास और यूट्यूब वाली क्लास, इन दोनों को एक साथ में कंबाइन कर लेते हैं तो ये वादा है हमारी लिंकिंग लॉस की टीम का और ये मेरा पर्सनली, कि करंट अफेयर के अंदर आपको एकदम कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दूंगा। ये क्लासेस के बाद में करंट अफेयर इससे बाहर आपका जो है बड़ी बात हो जाएगी, ये कहना कि बाहर नहीं जाने वाला है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लिंकिंग ऐप के ऊपर, और अगर आप अब ज्वाइन करते हैं तो पहले वाली क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से उन क्लासेस को, रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। लाइव क्लास के अंदर अपने डाउट्स को सॉल्व भी करवा सकते हैं, और भी कई सारे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इन क्लासेस के अंदर मिलने वाली है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? स्मार्ट फार्मिंग, फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, डिजिटल फार्मिंग, उन्नत कृषि विकसित भारत। ऑप्शन नंबर डी, उन्नत कृषि विकसित भारत है यहाँ पर इसका सही जवाब। देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेला, वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? एक और प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये देखिए, ये है वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। उद्घाटन समारोह, ये पूसा कृषि विज्ञान मेला कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर जो है ये पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है ये आयोजित हुआ है। राइट, यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। 22 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ है और 3 दिवसीय ये फेयर है जिसकी थीम है उन्नत कृषि विकसित भारत। 3-4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। अभी क्या है कि पक्षियों की गणनाएं काफी ज्यादा चल रही है, तो इनसे भी क्या है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मेरा ये है कि आपका इस क्लास के बाद में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो, इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। तो इस राज्य के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज हमें मिलती है जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हुआ है, इसके अनुसार गुजरात, आसाम, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। क्या होगा आपके हिसाब से इसका सही जवाब? आंसर बताते चलिए। तो देखिए, वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पर द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार ये पता चला है कि ये जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है, ये क्या है, मेजर ग्लोबल बर्डिंग इवेंट है, जहां पर जो बर्ड वॉचर्स होते हैं, जो पक्षी देखने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पक्षियों की प्रजातियां हैं इनकी गणना करते हैं। और इसके अंदर बंगाल जो है, इसने इस बार क्या किया है, लीड किया है। बंगाल टॉप के ऊपर है, यहां पर सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है पक्षियों की। लगातार तीसरे साल जो है वहां पर बंगाल ने क्या किया है, टॉप किया है। द इवेंट टुक प्लेस फ्रॉम February 14 to 17, 2025। भारत के अंदर कुल 1068 तरीके के पक्षी पाए जाते हैं, इसके अंदर अकेले बंगाल के अंदर ही 543 स्पीसीज पाई जाती है। मतलब लगभग आधा जो है वो बंगाल अकेला ही कवर कर रहा है यहाँ पर। शोकेसिंग इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। रेयर स्पीसीज जैसे इबिस बिल और कॉमन स्टारलिंग है, ये भी जो है वो बंगाल के अंदर देखने को मिले हैं। ये देखिए, ये फोटो किसका है, ये है रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर फिकेदिला परवा का। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 14 से 17 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की गई है। ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज को मिस नहीं करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहां पर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, पार्किंसन रोग पीडी किस प्रकार का विकार है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज पार्किंसन डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ऑप्शन है हमारे पास में यहां पर न्यूरो डीजेनरेटिव, कार्डियोवैस्कुलर, ऑटो इम्यून और मेटाबॉलिक। क्या होगा आपके हिसाब से इसका सही जवाब? न्यूरो डीजेनरेटिव, कार्डियोवैस्कुलर, ऑटो इम्यून और मेटाबॉलिक। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों न्यूरो डीजेनरेटिव। ये जो न्यूरॉन्स हैं, इसके न्यूरोज जो है ये डीजेनरेट होते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में। इसके बारे में अगर हम और जानते हैं तो एक स्टडी ने आइडेंटिफाई किया है 24 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 24 OHC, एक जो कि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबोलाइट है, एज अ की फैक्टर इन पार्किंसन डिजीज प्रोग्रेशन। ये पार्किंसन डिजीज जो है वो एक प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, अफेक्टिव मूवमेंट। इससे क्या है, मूवमेंट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये क्या है कि जो नर्व सेल्स है, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, इसकी जो सेल्स है इसको डैमेज कर देता है, जिससे कि ट्रेमर्स, चक्कर आने लग जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है और बैलेंस के इश्यूज आने लग जाते हैं। व्यक्ति अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है, इसके कारण से चल नहीं पाता है। ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे क्या है कि पेशेंट जो है वो चल नहीं पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं चलने में, बोलने में, अपने रोजमर्रा के कार्य करने में भी। ये डिजीज जो है वो मेनली अफेक्ट करती है सब्सटेंशिया निग्रा को, जो कि क्या है, एक ब्रेन रीजन है जो कि डोपामाइन को करता है प्रोड्यूस। और डोपामाइन वो आपका हार्मोन है जो कि आपको फील गुड महसूस करवाता है। जैसे कि जब आप कोई भी अपनी फेवरेट चीज को करते हैं, कोई भी चीज आप अचीव कर लेते हैं, तो इसके बाद में जो आपको अंदर से खुशी मिलती है, जो एक आपको दिमाग के अंदर आपको हिट मिलता है, वो होता है डोपामाइन। और ये क्या करता है कि ये जो डोपामाइन हिट करने वाला जो रीजन है, सब्सटेंशिया निग्रा, इसको मेनली इफेक्ट करता है, जिससे क्या है कि इंसान को बहुत ज्यादा बुरा महसूस होने लग जाता है और बैलेंस भी नहीं बना पाता। ये देखो एक फोटोग्राफ से पार्किंसन डिजीज के बारे में हम जानते हैं। तो इसके अंदर क्या है, डिजीनेस और फेंटिंग आती रहती है। इसके बाद में जो स्पीच है, बोलने की स्टाइल है, वो चेंज होने लग जाती है। हाथ जो है वो ऐसे ट्रेमर होने लग जाते हैं, धूजने लग जाते हैं। फिर आपके मूवमेंट जो है वो पहले की तुलना में धीरे हो जाता है और जो मसल है वो स्टिफ हो जाते हैं, तो चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। और साथ ही साथ में जो यूरिन है इसकी भी ड्रिबलिंग होती रहती है। तो ये जो है पार्किंसन डिजीज के कुछ जो है वो लक्षण हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला चीन के बाद कौन सा देश दुनिया का दूसरा देश बन गया है? Which country has become the second in world after China to launch a electronic personal license EPL for pilots? ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर फ्रांस, रशिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आपके हिसाब से सही जवाब? देखिए सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्यारा भारत।
भारत जो है वो दूसरा ऐसा देश बन चुका है चाइना के बाद में जो कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है वो अपने पायलट्स को इश्यू कर रहा है। और इस टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया है हमारी लिंकिंग ऐप वाली क्लास के अंदर कि क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या जो है ड्रॉबैक्स हैं, पूरा 360 डिग्री एनालिसिस लिंकिंग ऐप वाली क्लास के अंदर इस टॉपिक का किया हुआ है। फिर भी इसके बारे में ब्रीफली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भारत जो है वो सेकंड कंट्री बन चुका है चाइना के बाद में टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट। इसे जो है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है मिस्टर के राम मोहन नायडू, इन्होंने लॉन्च किया है उड़ान भवन न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर लॉन्च किया गया ईपीएल को? उड़ान भवन न्यू दिल्ली के अंदर। ये देखिए एक फोटोग्राफ में आपके लिए यहां पर लेकर के आया हूं, लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। क्या किया जा रहा है, नाम से पता चल रहा है यार। अपन जैसे कोई भी व्हीकल चलाते हैं, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कोई गाड़ी कार चला रहे हैं, तो अपने को लाइसेंस चाहिए होता है। अभी तक क्या है अपने पास में फिजिकल फॉर्मेट के अंदर वो ऐसे प्लास्टिक का या फिर कागज का जो है वो लाइसेंस होता है, राइट। पुलिस वाले पूछते हैं तो हम वो लाइसेंस दिखाते हैं। पायलट्स के पास में भी अभी तक वही था। अब क्या है, डिजिटल। अब आप कहेंगे डिजी लॉकर के अंदर भी तो लाइसेंस रखते हैं, वो भी तो वैलिड होता है। एम परिवहन ऐप के ऊपर भी तो रखते हैं, वो भी तो वैलिड होता है। बिल्कुल होता है, पर इश्यू हमें किस में होता है, वो प्लास्टिक कार्ड के अंदर या कागज वाले के ऊपर ही तो होता है। उसको बाद में हम डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके और वहां पर डाल लेते हैं। असली में तो वो इश्यू होता है। यहां पर पायलट्स को क्या किया जाएगा, वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर ही लाइसेंस दिया जाएगा और सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो डिजिटली ऑटोमेटिक वहां पर अपडेट होते रहेंगे। अपने यहां पर क्या है, फिजिकल फॉर्मेट के अंदर जो दिया जाता है उसे हम कन्वर्ट, फोटो खींच के पर्टिकुलरली हम डाल रहे हैं वहां पर, ये डिजिटली है। इससे जो इंडियन पायलट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी विदेशों के अंदर और ज्यादा बढ़ेगी कि भैया इनका तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड डिजिटल है। चाइना ऐसा पहला देश था, इसके बाद में क्या हुआ है, अब यहां पर कौन सा देश जो है वो दूसरा बन चुका है, भारत यहां पर दूसरा देश बन चुका है। सिग्निफिकेंट वर्क है, क्वेश्चन माइट बी कमिंग इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों कहां पर जो है इसे लॉन्च किया गया है, उड़ान भवन न्यू दिल्ली के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। ये ईपीएल पार्ट है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का, जो कि एम कर रहा है टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत सरकार का इसके ऊपर काफी ज्यादा जोर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा जो है वो आसान किया जाए, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बिजनेस करने के लिए भारत आ सके। डॉलर आएगा यहाँ पर, तब हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छी होने वाली है। रिप्लेस कर रहा है जो एग्जिस्टिंग स्मार्ट कार्ड, जो डिजिटल लाइसेंस से इसे क्या किया जा रहा है, रिप्लेस कर रहे हैं। पहले जो स्मार्ट कार्ड, जो चिप वाला लाइसेंस, इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे अब डिजिटल लाइसेंस से। इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। ऐसे ही कोई हवा में नहीं होगा कि व्हाट्सएप पे फोटो आ गया, नो। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, ईजीसीए मोबाइल ऐप। इस ईजीसीए मोबाइल ऐप के द्वारा इस डिजिटल लाइसेंस को क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जा सकेगा। ऑलराइट, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य के अंदर स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। मणिकरण पिलग्रिमेज साइट विच वॉज सीन इन न्यूज लाइज इन विच स्टेट? भारत के कौन से राज्य के अंदर है? यहां पर क्या है, ये इसका जो है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस और ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली गर्म पानी जो है वो ज़मीन से निकलता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। न्यूज़ के अंदर क्यों है, तो देखिए पहले तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये है मणिकरण तीर्थ। फोटोग्राफ में आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ, फोटोग्राफ देख लिया, समझ गए, आगे चले। अब इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है कि हिमाचल सरकार एक क्या है प्रपोजल लेकर के आई। प्रपोजल क्या लेकर के आई, ये जो मणिकरण स्थान है यहाँ पर ये जो गर्म पानी निकलता है, इस पानी को लेकर के जाएं कसौल, वहां पर हॉट बाथ फैसिलिटी जो है वो बनाई जाए। इससे क्या है, लोकल अपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा भड़क गया है कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। मणिकरण जो है वो एक स्मॉल टाउन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स निकलती है और इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसके कारण से जो है इसे जाना जाता है। ये पार्वती वैली के अंदर स्थित है, पार्वती रिवर के एकदम किनारे के ऊपर। 1829 मीटर का ये अल्टीट्यूड है। कौन सी नदी के किनारे पर? हाल ही में चर्चा में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल या मणिकरण कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? अब अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो हैप्पी बर्थडे, आपने कर ली है लिंकिंग लॉज की ये क्लास। अब आपको इसके बारे में पता है कौन सी नदी के किनारे पर है, पार्वती नदी के किनारे पर। ये देखो, ये जो नदी बह रही है क्या नाम है इसका,
पार्वती नदी है, भूलना नहीं है। कौन सी नदी के किनारे पर है मणिकरण? पार्वती नदी के किनारे पर है। ओके, ये टाउन जो है वो फेमस है फॉर नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स बिलीव टू हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज। ऐसा माना जाता है कि इस गर्म पानी के अंदर जो है नहा लेते हैं, इस गर्म पानी का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो हीलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस वाटर इज सेड टू बी रेडियो एक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर रोमैटिज्म। मणिकरण जो है वो मेजल पिलग्रिमेज साइट भी है हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए भी। यहाँ पर भगवान शिव जी का एक मंदिर है, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है, और भगवान श्री राम का भी एक मंदिर यहाँ पर है। न्यूज़ के अंदर है मणिकरण, और ऐसी ही न्यूज़ से क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कौन सा देश होस्ट कर रहा है? इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया और मलेशिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 34th ITTF ATU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो देखिए 34th इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कहां पर हो रहा है? तो ये शेंजेंग प्रांत चाइना के अंदर ये आयोजित हो रहा है। कहां पर हो रहा है? चाइना के अंदर आयोजित हो रहा है। कई देशों से जो एथलीट है वो इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और भारत की जो टीम है इससे लीड कौन कर रहे हैं? एक क्वेश्चन यहां से भी आपका बन सकता है। मिस्टर शरद कमल जो है वो इस टेबल टेनिस टूर्नामेंट के अंदर भारतीय टीम के कप्तान हैं। इस टूर्नामेंट का मैस्कॉट जो है इसका नाम है पेंग पेंग। क्या नाम है? पेंग 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 पेंग। क्या है ये पेंग पेंग? तो एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है। कहां पर हो रहा है? शेंजेन चाइना के अंदर हो रहा है। इसका जो मैस्कॉट है इसका नाम है पेंग पेंग। नाम याद नहीं रहे? 4-5 बार पेंग 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 ऐसे करो, याद हो जाएगा। देखो, इन क्लासेस का मेन मोटिव है आपको इसी क्लास के अंदर क्वेश्चन को भी याद करवा दो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और एक बार नहीं, इन क्लासेस को रिवीजन इज द की, बार बार रिकॉर्डिंग्स को देखोगे तब जाकर के क्या है कि चीज़ें आपको और ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे आप। इस टूर्नामेंट का मैस्कॉट है पेंग पेंग, जिसका नाम रखा गया है शेंजेन का निक नेम है पेंग चेंग। इसके नाम के ऊपर, ये जगह है शेंजेन, इसका नाम है पेंग चेंग, इसके नाम के ऊपर ही मैस्कॉट का नाम रख दिया पेंग पेंग। ये देखो, ये हमारी भारतीय टीम को लीड कौन कर रहे हैं? मिस्टर शरद कमल जो है वो हमारी भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को जारी किया है? ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम। कौन से राज्य से पीएम मोदी जी ने 19वीं इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो है इसे लॉन्च किया है? ये पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए क्वार्टरली जो है हर 3 महीने बाद में पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, जो किसान हैं इनके खाते के अंदर डायरेक्ट 2000 रुपये जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। ये इस बार इसकी 19वीं किस्त जो है इसे जारी किया गया था साल 2019 के जब लोकसभा इलेक्शन थे, इससे पहले ही ये पीएम किसान योजना जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो इस बार 19वीं किस्त जो है वो बिहार से जो है डाली गई थी, बिहार से जो है वो 19वीं किस्त जो है इसे जारी किया गया था। ऑलराइट, ऑन February 24, 2012 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी रिलीज 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बिहार के भागलपुर जिले से जो है ये 19वीं किस्त को लॉन्च किया गया है। तो मेरे यूपी बिहार की तैयारी करने वाले दोस्तों, मेरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात की तैयारी करने वाले दोस्तों, और मेरे सारे वो दोस्त जिनके एग्जाम के अंदर जीके, जीएस, करंट अफेयर का पार्ट आता है, आप खुद समझदार हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इस स्कीम के अंदर ये जो इंस्टॉलमेंट आई है इस बार 22,000 करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए गए हैं 9.8 करोड़ एलिजिबल फार्मर्स के लिए। तो भारत के क्या सारे किसानों के खाते के अंदर डाले जाते हैं क्या? तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाले गए हैं, उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले जो किसान हैं उनके खाते के अंदर ये पैसे डाले जाते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैंने आपको हिंट जो है बहुत शुरुआत के अंदर हमारी क्लास के अंदर ही दे दिया था। नृपेंद्र मिश्रा, अजय भल्ला, शक्तिकांत दास और राजीव सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी मिस्टर शक्तिकांत दास। डीमोनेटाइजेशन जब नोटबंदी हुई थी उस समय पर फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और कहीं ना कहीं जो कैशलेस इकोनॉमी वाला सिस्टम हमें देखने को मिलता है इसमें बहुत बड़ा योगदान इनका देखने को मिल रहा है। पूर्व आईएएस ऑफिसर और आरबीआई के पूर्व गवर्नर। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ इसके बाद में मिस्टर उर्जित पटेल जो हैं वो
उस समय पर आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। बाद में उनका इस्तीफा आया और इस्तीफे के बाद में मिस्टर शक्तिकांता दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। 6 साल तक इनका कार्यकाल रहा, 2018 से लेकर के 2024 तक ये आरबीआई के 25वें गवर्नर के तौर पर इन्होंने कार्य किया। और इनके रिटायरमेंट आरबीआई के गवर्नर से होने के बाद में अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के पोजीशन के ऊपर वापस से ज्वाइनिंग दे दी है। ये पोजीशन जो है, इनकी सिग्निफिकेंस मिस्टर शक्तिकांता दास की, इससे समझिए कि पहली बार एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है और ये पोस्ट के ऊपर मिस्टर शक्तिकांता दास को बिठाया गया है। इनका कार्यकाल कितना रहेगा, तो ये प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है इनके साथ में इनका जब तक प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल रहेगा तब तक इनका कार्यकाल रहेगा, और या फिर अगले आदेश जब तक आते हैं तब तक, जो भी पहले रहता है। तो मिस्टर दास ने आरबीआई के गवर्नर के तौर पर भी कार्य किया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अब किसके पास में है, तो ये है अब मिस्टर विराट कोहली के पास में। जो पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ है जिसके अंदर भारत ने धो डाला है, इसी मैच के दौरान मिस्टर विराट कोहली जो है शतक लगा करके 14,000 रन सबसे तेज स्पीड के अंदर बनाने वाले बन चुके हैं। हाल ही में हमने देखा था हमारी प्रीवियस सेशन के अंदर कि 11,000 रन भी फास्टेस्ट बनाने वाले विराट कोहली है। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर भारत के जो रोहित शर्मा हैं ये रहे हैं। तो ये मतलब न्यूज के अंदर है, क्वेश्चन यहां से आपके आ सकता है। विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 14,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल। इन्होंने ये माइलस्टोन जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है इसके अंदर हासिल किया है। 287 इनिंग्स के अंदर ही इन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया है, ये आंकड़े को छू लिया है। सचिन तेंदुलकर का आंकड़ा था 350 इनिंग्स का और कुमार संगकारा का था 378 इनिंग्स का। इन सबसे बहुत तेज सिर्फ 287 इनिंग्स के अंदर ही यहाँ पर 14,000 रन जो है कंप्लीट कर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह का शुभारंभ किसने किया है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का आयोजन कौन कर रहा है, एसबीआई, आरबीआई, नीति आयोग और सेबी। एसबीआई, आरबीआई, नीति आयोग और सेबी कौन कर रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का उद्घाटन कौन कर रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 24 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान। थीम है इस बार की फाइनेंशियल लिटरेसी अ वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। क्या है इस बार की थीम, ये अगर अपने से क्वेश्चन पूछ ले तो फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। ये इनिशिएटिव एम कर रहा है टू इनहेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट अमंग वुमेन। क्या कर रहा है ये इनिशिएटिव फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से, क्या करना है, तो एक तो जनता के बीच में फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाना है कि भैया कैसे आपको क्या काम करना है। साथ ही साथ में जो हमारी मातृशक्ति है इनको और ज़्यादा एम्पावरमेंट कैसे किया जाए इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अलाइनिंग विद ब्रॉडर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स लाइक आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत 2044 विजन, इसके साथ में अलाइन करते हुए यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश के कौन से स्थान में आयोजित की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, ये देखिए इसके इनॉग्रेशन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये करवाई जा रही है। एक आपने ये सिग्निफिकेंट चीज नोटिस की होगी कि आजकल भारत के लगभग सभी राज्य जो है वो अपने यहाँ पर इन्वेस्टर समिट करवा करके और बताते हैं कि देखिए किस तरीके से इस राज्य के अंदर इन्वेस्ट करने से बिजनेस पर्सन को कितना फायदा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे बिजनेसेस को भी बढ़ावा मिलता है। स्टेट के अंदर भी अगर कोई नया प्लांट लगता है, नया इन्वेस्टमेंट आता है तो इससे भी क्या है कि उस स्टेट के लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है। ये कहाँ पर आयोजित करवाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भोपाल के अंदर क्या किया गया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जो है इससे ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ऑल राइट, तो देखिए 24 फरवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। ये 2 दिवसीय इवेंट है जहां पर मध्य प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टिंग हब के तौर पर जो है वो दर्शाया गया है, हाईलाइटिंग इट्स पोटेंशियल इंडस्ट्रीज इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 और 25 फरवरी के दौरान। मेरी एमपी जुडिशरी की तैयारी करने वाले दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। भोपाल के अंदर हुआ है, आइडियल डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ मध्य प्रदेश। ऑल राइट, तो आज का हमारा ये पावर पैक सेशन इतना ही था। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया है, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी हेल्प की है, करंट अफेयर को अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर पाए
तो इस सेशन को यार लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। आपके कमेंट है मेरे लिए अति महत्वपूर्ण। मैं सारे के सारे कमेंट्स को देखता हूं और इसी से मिलता है मुझे मोटिवेशन आपके लिए डेली ऐसे सेशंस लाने के लिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉज।